हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जेनेटिक्स क्या है, वेरिएशन क्या है, जेनेटिक्स के कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है, और जेनेटिक्स के फादर मेंडल थे, उन्होंने कौन सा लॉ दिया था। हमें आज ये पढ़ना था। ठीक, तो जेनेटिक्स का लॉ पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ों को पढ़ना होगा। हमें 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आया था और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से ज़रूर पीछे का भी वीडियो देख लें। तो आइए मेंडल को लॉ को स्टार्ट करने से पहले 2 टर्म के बारे में जानते हैं। पहला टर्म होता है हाइब्रिड विगर। क्या होता है? हाइब्रिड विगर। इसको हिंदी और इंग्लिश में भी एक ही कहते हैं। हाइब्रिड विगर का मतलब समझिए क्या। देखिए, मानिए सपोज किसी ये क्या है, मदर है, ठीक, ये एक फादर है। अब इन दोनों का ये एक छोटा सा बेबी है। ठीक, अब देखो कि जब इस बच्चे में ऐसा कैरेक्टर देखने को मिले, क्या इस बेबी में ऐसा कैरेक्टर आ जाए जिसकी वजह से अपने मदर और अपने फादर दोनों से बेस्ट हो जाए, क्या हो जाए, दोनों से बेस्ट हो जाए, अच्छे क्वालिटी का हो, तो उसी को क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर। मतलब क्या, इसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफस्प्रिंग। डोमिनेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग अमॉन्ग हिज पेरेंट्स। मतलब जो बेबी है, जब वो अपने मदर फादर अपने पेरेंट्स से भी अच्छे कैरेक्टर के साथ उनके ऊपर डोमिनेंट का मतलब हम बोले थे इसके पहले वीडियो में, प्रभावी, जो दिखता है, जो बेस्ट होता है। तो जब बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर हो जाए, अपने पेरेंट्स से अच्छा कैरेक्टर ले ले, तो उसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड विगर। जैसे एक पागल औरत और चोर पिताजी का बच्चा डॉक्टर बन गया, तो क्या हो गया? अब वो लेडी और दोनों का कैरेक्टर, ये पागल थी और ये चोर है, तो दोनों का कैरेक्टर क्या है? बेकार। लेकिन इनका बेटा डॉक्टर, तो इन दोनों के ऊपर ये क्या हो गया? डोमिनेंट। तो इसी को क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर। क्लियर? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो F1 या फिर जो प्रोजनी होगा, जो बेबी होगा, वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो हाइब्रिड विगर कहते हैं। और हाइब्रिड विगर तभी देखने को मिलेगा जब क्या होगा? आउट ब्रीडिंग होगा। क्या होगा भाई? आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग होगा। आउट ब्रीडिंग का मतलब ऐसे क्रॉस कराया जाएगा फादर और मदर में कि फादर और मदर दोनों अलग अलग जगह से आते हों। ये नहीं कि दोनों एक ही घर में, भाई बहन, चाचा नाना बुआ, ये बुआ भतीजा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग घर के हों तो उसको कहते हैं आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग कराएंगे तो एक प्रोसेस होता है हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी, इसको बढ़ावा मिलता है। तो क्या करें, जब कभी भी हम आउट ब्रीडिंग कराते हैं, अलग अलग जनरेशन का क्रॉस कराते हैं, तो हेट्रोजाइगोसिटी मतलब अलग अलग गैमेट्स के मिलने से होता है, तो इसको बढ़ावा मिलता है, तो हाइब्रिड विगर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इन आउट ब्रीडिंग की जगह इन ब्रीडिंग करावें, इन ब्रीडिंग करावें, इन मतलब एक ही, यानी ये दोनों एक ही परिवार के होंगे, तो इस कंडीशन में होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा मिलता है। होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा मिलता है और हाइब्रिड विगर क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो याद रहे, अगर कभी कोई चाहता है कि उनका बच्चा हम उनके पेरेंट्स से अच्छा हो, तो उनको आउट ब्रीडिंग कराना होगा। कभी भी एक ही घर में शादी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आउट ब्रीडिंग होगा तो हेट्रोजाइगोसिटी मिलेगा, जिससे हाइब्रिड विगर हो जाएगा और ये बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप इन ब्रीडिंग कराते हो तो होमोजाइगोसिटी हो जाएगा और ये बेबी अपने पेरेंट्स के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा। तो ये होता है हाइब्रिड विगर। और हाइब्रिड विगर को मेंटेन कैसे रखते हैं जनरेशन टू जनरेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। कैसे रखते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। समझ में आया हाइब्रिड विगर क्या है? यानी हाइब्रिड विगर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी ही अपने पेरेंट्स पे डोमिनेंट हो जाता है, और ये हाइब्रिड विगर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आइए आगे। हमें अब देखिए 2 चीजें पढ़ना है कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट करते वक्त मेल और फीमेल को सेलेक्ट करते थे, तो कैसे क्रॉस करवाते थे? क्योंकि मटर के प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है,
बाइसेक्सुअल मतलब अब ये पी का जो फ्लावर है इसमें मेल और फीमेल दोनों है, तो अब मेंडल क्या करना था, किसी दूसरे फ्लावर से इस पे डालना था। तो अब दूसरे फ्लावर से इस पे डालना है तो पहले ही से इस फ्लावर में मेल और फीमेल है, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ जाएंगे, तो यानी इन दोनों को आपस में मिलने से रोकना होगा ना। तो मेंडल इसी के लिए, इन्हीं को रोकने के लिए एक तरीका अपनाते थे जिसको हम इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग कहते हैं। आइए जानते हैं कि इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग क्या होता है। देखिए, आइए समझते हैं इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग क्या है और क्यों इसका यूज किया था मेंडल ने। पहले आइए इसको समझते हैं। सपोज दो फ्लावर हैं, एक ये, इसमें भी क्या है, मेल और फीमेल, इसमें भी क्या है, मेल और फीमेल। ठीक, अब मेंडल अपने मन चाहा क्रॉस कराना चाहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार कराना चाहते हैं, किसी का किसी से। वो चाहते हैं कि देखो फीमेल को तो ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि मेल ही उड़ करके जाता है, ये तो आप भी जानते हो, पढ़े हो प्लांट रिप्रोडक्शन में। तो मेंडल चाहते हैं कि हम इसमें का उठा करके इसमें डालें। ठीक, तो जब इसमें का उठा करके इसमें मेंडल डालना चाहते हैं तो इसमें का उठा के जब इसमें डालेंगे, भाई अब अगर ये मेल है तो क्या पता हम जब इसको उठा कर के इसमें डाल रहे उससे पहले ही ये वाला इस पे चला गया हो, तो मेरे डालने से कोई मतलब रह जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूजन तो केवल एक ही पॉलन ग्रेन का करता है, बाकी 1000 रहें चाहे 10,000 रहें कोई मतलब नहीं। तो हम डालना ये चाह रहे थे लेकिन पहुंच गया ये, तो अब हम क्या करेंगे, हम फंस गए ना। मेरा क्रॉस हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि हम जो कैरेक्टर चूज करेंगे जिसके आधार पे क्रॉस करावेंगे, चाहे वो प्लांट की हाइट हो या सीड का शेप हो, कुछ भी हो, जो आगे होगा देखेंगे आप, तो क्रॉस करवाएंगे। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार क्रॉस न करवाएं, अगर प्लांट ही अपनी इच्छा से करवा दे, तो मेरा कोई फायदा रह जाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए मेंडल ने एक तरीका अपनाया, क्या था, इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग। सबसे पहले इमेस्टिकुलेशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ मेल, रिमूवल है ना, रिमूव करते हैं ऑफ मेल को, इज नोन एज इमेस्टिकुलेशन। तो याद रखिएगा, इमेस्टिकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लावर से मेल को काट करके निकाल दिया जाता है। अब देखो माइंड में ये क्वेश्चन क्रिएट होगा कि फीमेल को काट करके क्यों नहीं निकालते हैं, फीमेल को काट करके क्यों नहीं निकालते हैं, तुम समझो। देखो अब इस फ्लावर से मान लो, अगर देखो ये देखो, फीमेल को तुम निकालते हो तो क्या बचेगा, मेल। तो कोई फायदा है, ये उड़ करके तो जाना ही है, दूसरे पे ही जाना है। अब यहाँ पर फिर से फीमेल है, तब इसको काट के निकाल दोगे तो कोई कुछ फायदा है नहीं। अब लेकिन देखो, अगर मेल को काट के निकालो, देखो देखो, अब इसमें से मेल को काट के निकाल दिए तो केवल क्या बचा, फीमेल। अब बताओ ये उड़ करके इस पे आएगा, अब यहाँ पर कोई तो बचा नहीं जो इसके ऊपर आए। इसलिए इमेस्टिकुलेशन में किसको हटाया जाता है, मेल को। तो मेंडल ने अपनी इच्छा के अनुसार क्रॉस करवाने के लिए क्या किया, मेंडल कौन सा क्रॉस करवाना चाहता था, कौन सा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन चाहते थे, क्रॉस, कि एक ही फूल का उसी फूल में ना हो। तो इसलिए उनको सेल्फ को क्या था, स्टॉप करना था। तो सेल्फ पॉलिनेशन स्टॉप हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन न हो पाए, इसलिए उन्होंने मेल को काट दिया। क्योंकि अगर हम मेल को हटा देते हैं तो उसका पॉलन ग्रेन कभी उस फ्लावर पे गिरेगा ही नहीं, तो सेल्फ होगा ही नहीं। जब भी होगा किसी दूसरे फ्लावर से आएगा, और दूसरे फ्लावर से आएगा तो कौन सा होगा, क्रॉस, जो मेंडल चाहते थे। और बैगिंग क्या था तब, बैगिंग क्या था, अब मान लो चलो इसमें से हटा दिए, अब इसमें से हटा दिए तो हटाने के बाद क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम डालना है, अभी हम सोचें कि 1 हफ्ते के बाद डालेंगे, तब से अपने आप झड़ करके पहुंच गया कोई, है कि नहीं। इसलिए इसको एक जालीदार कपड़े से ढक देते हैं कि इस फीमेल के पास कोई दूसरा उड़ करके ना आ पावे। तो इसको ये जो जालीदार कपड़े से या जालीदार बोरी से या प्लास्टिक से जो ढकते हैं उसको कहते हैं बैगिंग। अब ढकने से क्या फ़ायदा होगा, जब हमारा मेल मैच्योर हो जाएगा, जब हमें क्रॉस करवाना होगा, बैग को ऐसे हटाएंगे और इस पर फीमेल पे मेल को डाल देंगे, काम खत्म। तो मेंडल अपनी इच्छा के अनुसार क्रॉस करवाने के लिए 2 तरीका अपनाया था, इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग। क्यों अपनाया था, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके और वो क्रॉस पॉलिनेशन मेंडल की इच्छा के अनुसार पॉलिनेशन हो, इसलिए मेंडल ने इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग का सहारा लिया था।
इसमें क्या होता है, इमेस्टिकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी फ्लावर से मेल को हटा देते हैं, जिससे केवल फीमेल बचता है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो किसी दूसरे फ्लावर का मेल उस पर अपने आप ना आ पावे, इसलिए उसको एक बैग से कवर कर देते हैं, जिसको बैगिंग कहते हैं। उसमें छेद रहता है जी, हवा आसपास हो सके। ठीक, अब जब हमारा मनचाहा मेल तैयार हो जाता है तो उसके पॉलन ग्रेन को लाते हैं और इस कवर को हटाते हैं और इस पर डाल देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्रॉस, यानी मेंडल का जितना भी क्रॉस रहेगा आप अभी पढ़ेंगे वो इमेस्टिकुलेशन और बैगिंग के बेसिस पे होगा। तो क्लियर हो गया? याद रखिएगा, एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा इमेस्टिकुलेशन में मेल को हटाते हैं कि फीमेल को, तो किसको हटाते हैं? मेल को, क्योंकि फीमेल को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं ना। अब देखो, अब तुम बताओ किसको हटा दे? चलो फीमेल को हटाते, देखो किस फ्लावर के, इसको फीमेल को हटा दिए, तो बताओ मेल के रहने से कोई फायदा है? नहीं है, क्योंकि यही उड़ के इस पे जाएगा, इस पे तो पहले से फीमेल है। अब इसमें का भी फीमेल हटाती है तो क्या मेल मेल का कभी क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर फीमेल है, क्या है? फीमेल है, अब मेल को हटा दिए तो बताओ अब इस पे कोई आ पाएगा? नहीं। तो अब जब भी आएगा दूसरे से ही आएगा ना। तो ये था इमेस्टिकुलेशन, बैगिंग। अब आओ हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के लॉ को। किसके लॉ को? मेंडल्स के लॉ को। बच्चों, मेंडल ने टोटल 3 लॉ दिया था। कितना लॉ दिया था? 3। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपविवहन का नियम। ये तीनों नियम मेंडल क्लियर अलग अलग नहीं समझा करके गए थे, वो एक ही में खिचड़ी करके गए थे, है ना। इसीलिए ना वो फेल हो गए, नहीं तो वही पास हो गए होते। इन तीनों लॉ को सही मायने में एक्सप्लेन तो तीनों ने मिल करके किया था। किसने किसने? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेस, एरिक वॉन सर्मैक। लेकिन सही मायने में इसका खोज का श्रेय किसको जाता है? कार्ल कोरेंस। याद रखिएगा कि मेंडल्स के लॉ को परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन करने वाला कार्ल कोरेंस था। ठीक, तो इसमें से हम इन तीनों लॉ को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम अब जाकर के हमने पढ़ लिया जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, कब वेरिएशन देखने को मिलेगा, कब नहीं देखने को मिलेगा, वो क्या पैटर्न था जिसके बेसिस पे किसी भी माता पिता का कैरेक्टर उनके बच्चों में जाता था। अब हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे किसी पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में जा रहा है, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा और कैसे दिखेगा। हमें यही चीज़ समझना है और यही जानना है। ठीक, हम ये भी समझ लिए कि अगर हम आउट ब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब यही वजह है कि कभी भी एक जाति में शादी नहीं करना चाहिए, जात बदल बदल के इंटरकास्ट मैरिज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग जाति में शादी करेंगे तो फादर का जीन अलग, मदर का जीन अलग, कैरेक्टर अलग अलग रहेगा, तो बेबी कुछ अच्छा और नया देखने को मिलेगा। लेकिन एक ही जाति का कैरेक्टर क्रॉस होगा तो अच्छा नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर देखा जाए तो भाई बहन की शादी को नहीं करवाना चाहिए, अलाउ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के लॉ को। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ जो है, कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, मेंडल के पहले नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका हिंदी होता है प्रभाविता का नियम। किसका नियम भाई? प्रभाविता का नियम। आप अपने आप समझ जाएंगे कि मेंडल के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहा जाता है। पहला, मेंडल का फर्स्ट लॉ जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। कौन सा क्रॉस था? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर पे आधारित था। अगर कोई नियम एक कैरेक्टर पे आधारित है तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड, 2 पे आधारित है तो डाई हाइब्रिड, 3 पे आधारित है तो ट्राई हाइब्रिड। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम था, वो कितने लक्षण पे आधारित था? 1 लक्षण पे, इसलिए इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं भाई? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और वो कैरेक्टर क्या था? प्लांट हाइट। आप पहले ही पढ़ कर के आए हैं कि पी प्लांट मटर में टोटल 7 ठो कैरेक्टर, 14 ठो ट्रेट होते हैं। तो उस 7 कैरेक्टर में मेंडल ने किसी एक कैरेक्टर को चुना था, जो क्या था? प्लांट हाइट। और यही वजह है मेंडल के पास होने का। क्यों? क्योंकि वो एक समय में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़े थे। एक कैरेक्टर को लेके चलेंगे तो आगे देखिएगा कितना
आप लोगों को कितना दिक्कत है, मतलब कितना क्रॉस होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अब उस समय के साइंटिस्ट 4-4 5-5 को लेके चलेंगे तो उनका सोच ही लो क्या हो सकता है। तो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, आप क्या बोलोगे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये एक कैरेक्टर पे डिपेंड करता है और वो कैरेक्टर है प्लांट की हाइट। ठीक, तो अब हमें क्रॉस कराने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मेल चाहिए नहीं, और एक फीमेल चाहिए, तो मेल चाहिए फीमेल चाहिए, तो मेल में भी 2 गैमेट होना चाहिए, क्योंकि हम बताए थे किसी कैरेक्टर के जीन जो होता है 2 होता है, अब फीमेल में भी 2 होना चाहिए। तो अब हम अगर इसको बनावें, इसके क्रॉस को बनावें, तो प्लांट के हाइट में है ना डोमिनेंट एक होता था, एक रिसेसिव होता था कि नहीं, एक डोमिनेंट था और एक क्या था, एक रिसेसिव था। आप याद कीजिए, रिसेसिव था, डोमिनेंट। अब देखो जीन कैसे बनाएंगे बताओ, प्लांट हाइट, तो डोमिनेंट क्या था तुमको अगर याद होगा तो हम पता होगा कि टॉल था, क्या था, टॉल। और रिसेसिव क्या था याद होगा, तो ड्वार्फ था। रिसेसिव क्या था भाई, ड्वार्फ था। आपको याद आ रहा है कि नहीं, ड्वार्फ था। ठीक, तो टॉल को किससे लिखते हैं, टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बनेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट हाइट का कैरेक्टर क्या है, टॉल। अब बोले थे डोमिनेंट से गैमेट बनता है। ठीक, ये क्या है टॉल, ये क्या है ड्वार्फ। किसी को किधर भी, इसको कैपिटल टी यहाँ और इसको स्मॉल टी यहाँ किधर भी कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है। ठीक, अब इन दोनों की क्रॉस कराते हैं, क्या कराते हैं, क्रॉस यानी मैरिज। तो देखो हमेशा जीन हाफ जाता है, तो एक इधर का जाएगा और एक इधर का आएगा। ये अगर मान लेते ये इनकी कौन सी जनरेशन होगा, F1 जनरेशन। कौन सी पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब F1 पीढ़ी में ये जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, अब ये क्या होता है, टॉल होता है। आराम से समझना क्या होता है, टॉल। बताओ, देखो अब समझो, ये क्या है, देखो दोनों जीन सेम है, हम पीछे बताए थे, तो ये होमोजाइगस है। क्या है, होमोजाइगस टॉल, और ये क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि इसका भी दोनों सेम हो, तो होमोजाइगस ड्वार्फ। पर ये देखो ये क्या है, टॉल, पर इसका जीन क्या सेम है, नहीं, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है। कैसा टॉल है भाई, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि कैसा टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। अब देखो समझो कि जब टाल का ड्वार्फ से क्रॉस हुआ था F1 पीढ़ी में, जब बताओ एक गैमेट इधर से, एक जीन इधर से, एक जीन दोनों आया, तो इसमें लंबा बौना दोनों का कैरेक्टर होना था ना। पर किसका दिख रहा है तुमको, टाल का। क्या ड्वार्फ का दिखा, नहीं, तो टाल का दिखा, तो अब ड्वार्फ का क्या हो गया, छिप गया। तो देखो अब इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्यों कहते हैं, देखो कैसे बोलोगे, क्यों, क्योंकि प्लांट का टॉलनेस यानी डोमिनेंट कैरेक्टर प्लांट के ड्वार्फनेस यानी रिसेसिव कैरेक्टर को दबा दिया और खुद दिख गया, तो इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते थे। क्योंकि आप डोमिनेंट का मतलब पढ़े थे, वो जो दिखाई दे, जो ताकतवर हो उसे डोमिनेंट, और जो न दिखाई दे रिसेसिव। देखो कैसे बोलोगे, जब मेंडल ने 2 शुद्ध प्योर, क्योंकि होमोजाइगस है, 2 शुद्ध विरोधी लक्षण, विपरीत कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, तो जब मेंडल ने 2 शुद्ध प्योर होमोजाइगस और विपरीत लक्षणों का क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में जो पौधा उत्पन्न हुआ वो लंबा था। चूंकि पौधे का लंबापन है ना, पौधे का लंबापन पौधे के बौनेपन के ऊपर, ड्वार्फनेस के ऊपर प्रभावी है, इसलिए पहले नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक, अब इसको एक बार और क्लियर लिख करके समझते हैं कि कैसे है, आइए देखते हैं। देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता के नियम, कितने कैरेक्टर पे, एक कैरेक्टर, क्या है वो, प्लांट हाइट। कि प्लांट हाइट कितने इसके ट्रेट बनेंगे, तो एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होगा, टॉल, रिसेसिव क्या होगा, ड्वार्फ। टॉल यानी लंबा, ड्वार्फ यानी बौना। गैमेट किससे बनेगा, क्या, इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्रॉस करवाओ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या होगा, ये क्या है, इसको मेल मान लिए हम, इसको क्या मान लिए, फीमेल मान लिए हम। ठीक, ये क्या है,
टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है। क्रॉस करवाएं तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, ये आएगा। कौन से जनरेशन में, F1 पीढ़ी है। ये क्या है, होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस, और ये क्या है, हेटेरोजाइगस। और ये है क्या, टॉल। ठीक, देखो अब समझो, मेंडल के पहले नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि मेंडल का पहला नियम अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक लक्षण पे आधारित है प्लांट हाइट, और इसका दो ट्रेट होगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट जो होता है वो टॉल होता है, रिसेसिव ड्वार्फ होता है, क्योंकि पौधे की लंबाई में बेस्ट कौन है, लंबा, और कौन वो है, पौना। तो टॉल को किससे लिखते हैं, कैपिटल टी, ड्वार्फ को किससे लिखते हैं, स्मॉल टी। ठीक, अब ये मेल और फीमेल मान करके हम क्रॉस करवाते हैं, तो F1 जनरेशन में जब गैमीट आता है तो एक इधर से आता है और एक इधर से आता है। ठीक, पहले हम हिंदी में बोलते हैं। देखो कैसे कहोगे कि मेंडल ने जब दो शुद्ध विरोधी लक्षण, क्यों, क्योंकि लंबा बौना विरोधी है, शुद्ध क्यों, क्योंकि दोनों होमोजाइगस हैं। ठीक, तो मेंडल ने जब दो शुद्ध विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो पौधा उत्पन्न हुआ वो लंबा था। ठीक, बौनापन नहीं दिखा। तो चूंकि पौधे का लंबापन पौधे के बौनेपन के ऊपर प्रभावी है, इसलिए इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझे। अब इंग्लिश में देखो, जब मेंडल ने दो प्योर अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो प्लांट हुआ वो हेटेरोजाइगस टॉल था। चूंकि प्लांट का टॉलनेस प्लांट के ड्वार्फनेस के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर हो गया। पहले को प्रभाविता का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रभावी वाला, याद रहे, हमेशा वही दिखता है जो डोमिनेंट होता है, क्योंकि प्लांट का डोमिनेंट कैरेक्टर प्लांट के रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर क्या है, प्रभावी है, इसलिए इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। अब देखो, ये प्लांट तुमको दिख तो रहा है, ये जो F1 जनरेशन, कौन सा पीढ़ी है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्लांट दिख रहा है ये तुमको है तो दिख लंबा रहा है, पर इसमें ड्वार्फ बौनेपन का तो भी जीन है, यानी कुछ न कुछ बौनापन तो है जरूर, पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वही मेंडल के दूसरे नियम में हम इसी में से कितना लंबा है कितना बौना है दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसलिए दूसरे नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम या सेग्रीगेशन का रूल। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में जो प्लांट उत्पन्न हुआ है उसमें लंबा और बौने दोनों का जीन है, पर हमको दिख केवल लंबा रहा है। क्यों, क्योंकि लंबा वाला डोमिनेंट है प्रभावी। तो हम क्या करेंगे, अब आगे दूसरे नियम में उसको आएंगे और दूसरे नियम में इसमें ये जो दोनों जीन है चेक करके क्लियर करेंगे कि आखिर ये कितना लंबापन होने में इसका कितना जिम्मेदार है और बौना होनेपन में कितना जिम्मेदार है, जो यहाँ दिख नहीं रहा है। यानी मेंडल के सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों, क्योंकि F1 जनरेशन में जो पौधा उत्पन्न हुआ है उसमें कितना लंबा कितना बौना को हम सेग्रीगेट करते हैं। तो आइए देखते हैं मेंडल का सेकंड लॉ। देखिए मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम, पृथक्करण का नियम। एक बात माइंड में याद रखिएगा, मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण, यानी अलग करेंगे। क्यों सेग्रीगेशन कहते हैं अपने आप क्लियर हो जाएगा, अब थोड़ा ध्यान से समझना। और ये भी मोनोहाइब्रिड है। क्या है, मोनोहाइब्रिड है। क्यों, क्योंकि एक ही कैरेक्टर पे आधारित है। वो कैरेक्टर क्या है, प्लांट का हाइट, प्लांट हाइट, क्योंकि एकदम बिल्कुल फर्स्ट लॉ से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए जो चीज वहां पर था वही यहां पर होगा। इसका भी दो ट्रेड बनेगा, डोमिनेंट रिसेसिव सब बिल्कुल सेम है। ठीक, अब देखो क्या है, मेंडल का फर्स्ट लॉ याद करो, अभी तुम पढ़े थे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किए थे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन, यही था ना। ठीक, F1 जनरेशन। अब ये क्या था, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक, अब मेंडल ने दूसरे नियम में क्या किया था, इसका सल्फिंग करा दिया है। सल्फिंग मतलब स्वनिषेचन करा करके 2 कर दिया। कितना कर दिया भाई, 2 कर दिया। इसको क्या कहते हैं, सल्फिंग। सल्फिंग करा करके 2 कर दिया। अब इनके बीच में क्रॉस करा दिया, तो कौन सा था, तो इनके बीच क्रॉस करवाए थे। देखो कैसे, पहला तो पहला कौन सा, कैपिटल टी पहला, फिर दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो पहला
फिर दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, चाहे स्मॉल इस इनटू में है आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी पीढ़ी है? दूसरी पीढ़ी है। याद रहे, देखो मेंडल का ये यहाँ तक का ला कौन है? फर्स्ट है, और यहाँ तक का नीचे का ला कौन है? सेकंड है। तो मेंडल का फर्स्ट और सेकंड ला एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। देखो अब इसमें ध्यान से देखना, ये क्या था? टॉल है, ये भी क्या है? टॉल है। अब बताओ ये क्या होगा? ये तो टॉल होगा। ये भी क्या होगा? ये भी टॉल होगा। ये भी क्या होगा? टॉल होगा। क्यों? क्योंकि टॉल कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, इसलिए तीनों टॉल होगा। और ये क्या है? स्मॉल टी, इसलिए क्या होगा? ड्वार्फ होगा। यानी तीन ठो कहाँ होंगे? टॉल होंगे, और एक ठो क्या होगा? ड्वार्फ होगा। ठीक, समझ में आया? देखो अब समझो मेरी बात को। मेंडल ने अपने सेकंड लॉ में F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ था उसका सेल्फिंग करा के 2 करा दिया, फिर उनमें आपस में क्रॉस करा दिया। तो कौन सी पीढ़ी आई? F2। याद रहे मेंडल के नियम में कभी F3 तीसरी पीढ़ी नहीं आती। ये मत सोच लेना कि ये F1, ये F2, ये F3, ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना। याद रहे मेंडल के नियम में हमेशा F2 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं आता है। तो याद रहे, तो क्या कहोगे? मेंडल ने अपने सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ से उत्पन्न F1 जनरेशन में प्लांट का सेल्फिंग करा दिया और फिर क्रॉस कराया। तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट क्या हुए? टॉल, और एक क्या हुआ? ड्वार्फ। चूंकि प्लांट का टॉल और ड्वार्फ देखो कितना लंबा कितना बौना, इसमें क्या था? अलग हो गया ना, इसलिए इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। समझ पाए? अब देखो कुछ चीजें समझो कि कितने लोगों को ये क्रॉस नहीं समझ में आता। तो जिसको ये नहीं आता देखो उसको कैसे करते हैं। देखो हम बॉक्स मेथड बता रहे हैं। देखो ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हो। ठीक इसके नीचे यहां पर ऐसे करके नीचे ऐसे बॉक्स बना लेना जिसको नहीं आएगा। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी रख दिए। अब ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो रख दिए। समझ में आया? अब देखो इसका इसमें इंटू करा, कैपिटल टी, इसका इसमें करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हो गया। अब इसको उठाओ, इसका इसमें करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें करा, स्मॉल टी। ठीक, इसका इसमें करा के यहाँ देखो देखो कैपिटल टी है, तो ये तीनों क्या हो गए? लंबे एक बौना। देखो वही चीज़ तो है। तो चाहे तुम ऐसे कराना चाहे ऐसे कराना, बात एक ही है। तो 3 पौधा क्या हुआ? लंबा, एक पौधा क्या हुआ? बौना। तो इसको कहते हैं टॉल, इसको कहते हैं डॉर्फ। चूंकि कितना टॉल कितना डॉर्फ अलग हो गया, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पर एक बात ध्यान दियो, क्या ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये तो बौना ही है, पर ये तीनों एक जैसे लंबा नहीं है। ये देखो इसकी गैमेट सेम है। देखो ये होमोजाइगस टॉल है, ये देखो हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये देखो होमोजाइगस ड्वार्फ है कि नहीं? तो अगर एकदम करेक्ट जीन के बेसिस पे रेशियो बनाए तो क्या बनेगा? देखो 1:2:1 है कि नहीं? यानी एक ठो क्या होगा? होमोजाइगस टॉल, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। 2 ठो क्या होगा? हेट्रोजाइगस टॉल, और एक ठो क्या होगा? होमोजाइगस ड्वार्फ, होगा कि नहीं? तो बताओ ये जो रेशियो बना है किसके बेसिस पे बना है? जीन के बेसिस पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और ये जो रेशियो बना था कैसे बना था? यूं ही बाहर से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो समझ पा रहे हो कि जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है? देखो तो आप पीछे पढ़ाए थे हम जीनोटाइप। तो जब जीन की संरचना के आधार पे अनुपात बने तो जीनोटाइप कहते हैं, और जब बाहर से देखने पे अनुपात बने तो फिनोटाइप। तो अगर हम बाहर से देखते हैं तो F2 जनरेशन में 3 पौधे लंबे एक बौना दिखता है, तो ये कौन सा रेशियो है? ये फिनोटाइप है। ठीक, अब जब जीन के बेसिस पे देखते हैं तो एक ठो होमोजाइगस यानी शुद्ध लंबा, 2 ठो हेट्रोजाइगस यानी अशुद्ध लंबा, 1 ठो होमोजाइगस यानी शुद्ध बौना। तो ये जीन के बेसिस पे है, तो इसको कहते हैं जीनोटाइप। अब जाकर के क्लियर हुआ? तो यानी मेंडल का पहला दूसरा नियम इंटरकनेक्टेड है। क्या कहोगे? मेंडल ने फर्स्ट लॉ एक कैरेक्टर पे, प्लांट हाइट कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो पौधा है लंबा, चूंकि लंबा बौने के ऊपर प्रभावी, इसलिए प्रभाविता का नियम खत्म। अब सेकंड लॉ में F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा के 2 करा दिया, फिर क्रॉस करवाया तो F2 पीढ़ी में कितना प्लांट आया? 4 प्लांट आया, जिसमें से 3 प्लांट लंबा था, 1 बौना। तो जिसमें इससे 3 लंबा 1 बौना, चूंकि कितना लंबा कितना बौना अलग हो गया, इसको इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और ये जो अनुपात है इसको फिनोटाइप कहते हैं।
अगर हम जीन के बेसिस पे अनुपात बनावे तो 1:2:1 बनेगा, उसको क्या कहेंगे हम, जीनोटाइप। तो ऐसे क्रॉस कराने नहीं आ रहा है तो ऐसे भी हम क्रॉस करा सकते हैं। यहाँ पर किसी ने एक बात को नोटिस किया, देखो क्या, ध्यान देना आप कि क्या, मान लो इसको दादा दादी मान लो तो ये पापा होंगे, तो ये पापा मम्मी मान लो तो ये तुम लोग हो गए। देखो यानी दादा का जो कैरेक्टर है, दादी का जो कैरेक्टर है, अगर पापा में नहीं दिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब गया, उनके बच्चों में दिख सकता है। देखो यानी अगर आपका लक्षण आपके बच्चों में नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि अब आपका लक्षण खत्म हो गया, नहीं, उनके बच्चों में देखने को मिलेगा। यानी कोई भी कैरेक्टर गायब कभी नहीं होता। देखो ये वाला यहाँ, ये वाला तो दिखा, ये नहीं दिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गायब हो गया ना, बल्कि उसके अगले जनरेशन में फिर से देखने को मिला। यानी कोई भी लक्षण गायब नहीं होता, वो आगे आकर के देखने को ही मिलता है। तो ये था मेंडल का फर्स्ट और सेकेंड लॉ। समझ में आया हमारी बात कि मेंडल का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कैसे होता है। ठीक, अब इसमें गैमेट के कैलकुलेशन पे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, आइए उसको देखते हैं कि फॉर्मूला से, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आइए उसको देखते हैं। देखिए एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितना होगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितना होगा, या नंबर ऑफ जाइगोट कितना प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से। तो n यहाँ 2n, 3n, 4n, n क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड क्रॉस। जैसे पूछा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस में, कौन से, डाई हाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा, 3d2, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, कितना आंसर होगा, 9। समझ में आया। इसी तरह पूछ लिया गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जाइगोट्स कितना प्रोड्यूस होगा, तो 4 तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64। समझ में आ गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड के बच्चे अगर आप इसको याद रखेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा है। डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फिनोटाइप बताइए, नंबर ऑफ जीनोटाइप बताइए, फिर तो आप फार्मूला याद रखेंगे, एन है डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिस क्रॉस में कहेगा उसके पावर उतना रख करके तुरंत कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ खुद पढ़े दूसरों को भी बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडल का सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड लॉ लेकर के। आप लोग पढ़ते रहिए और समझते रहिए, और प्लीज़ 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 आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमारे चैनल को आप रेड वाले बटन को दबा के, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपको वीडियो बनाते रहें और आप सभी को भी फ़ायदा होता रहे। तो ठीक है, तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।